नमस्कार। आज हम राजमणि जायसवाल सर के काम के आधार पर यूरोप को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा महाद्वीप जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इतिहास और संस्कृति का कह सकते हैं एक पावर हाउस रहा है। पर यह सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए, एक हैरान कर देने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 7% हिस्सा है यूरोप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब एरिया के हिसाब से देखें तो ये दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक है। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि इतना छोटा होने के बाद भी इस महाद्वीप का पूरी दुनिया पर इतना इतना गहरा असर कैसे पड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसकी जड़ों तक, इसकी नींव तक जाना होगा। तो चलिए, इस कैसे का जवाब ढूंढने निकलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं यूरोप की जमीन और वहां की नदियों से। मतलब उन चीजों से जिन्होंने सच में इस महाद्वीप की किस्मत को घड़ा है। अब यूरोप की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वहां की जलवायु। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ उत्तर में स्कैंडिनेवियाई देश हैं, जहां कड़ाके की ठंड और बर्फ ही बर्फ, और दूसरी तरफ दक्षिण में चले जाएं तो इटली और स्पेन जैसे देश हैं, जहां लोग गर्म खुशनुमा भूमध्य सागरीय धूप का मजा लेते हैं। और इसी मौसम ने, इसी फर्क ने वहां के लोगों के खानपान से लेकर रहन सहन और पूरी संस्कृति को एक अलग ही शक्ल दी है। और बात सिर्फ जलवायु की नहीं है, यहाँ की जमीन की पहचान विशाल पहाड़ों और नदियों से भी होती है, जैसे कि आल्प्स और पायरेनीज। ये पहाड़ एक तरह से कुदरती दीवारों का, मतलब नेचुरल बॉर्डर्स का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर डेन्यूब और राइन जैसी नदियां हैं, जो सदियों से व्यापार और ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन रही हैं। तो भूगोल ने तो एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया, लेकिन असली कहानी, असली ड्रामा तो इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यूरोप के इतिहास ने कैसे न सिर्फ इस महाद्वीप को, बल्कि हमारी आज की दुनिया को भी एक शक्ल दी है। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से, वो जगह जहां डेमोक्रेसी और फिलॉसफी जैसे आइडियाज ने जन्म लिया। फिर आया रोमन साम्राज्य, जिसने इन्हीं आइडियाज को कानून और शानदार आर्किटेक्चर के दम पर एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल दिया। फिर सदियां बीती और आया रेनेसां और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर, जिसने कला और विज्ञान को एक नई ही उड़ान दी। और हाँ, आखिर में दूसरा विश्व युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक बिल्कुल नए यूरोप की नींव डाली। इतिहास की इन्हीं परतों से गुजरकर आज का जो यूरोप हमारे सामने है, वो एकता और इनोवेशन का एक बड़ा ही अनोखा सेंटर बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि आज का यूरोप आखिर दिखता कैसा है। आज के यूरोप की बात करें और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये असल में 27 देशों का एक बहुत मजबूत आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन है, जिसकी पूरी बुनियाद ही आपसी सहयोग और एकता पर टिकी है। लेकिन रुकिए, आज का यूरोप सिर्फ ईयू ही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हैरान कर देती हैं। क्या कोई जानता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, वो भी यहीं यूरोप के दिल में बसा हुआ है? और भले ही ये महाद्वीप आकार में छोटा हो, लेकिन यहाँ संस्कृति का तो जैसे खजाना भरा पड़ा है। सोचिए, पूरे कॉन्टिनेंट में 50 से भी ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सभी जगहें इसके शानदार इतिहास की कहानी कहती हैं। और इसी एकता की, इसी साझा विरासत की एक जीती जागती मिसाल है शेंगन एरिया। ये एक ऐसा जोन है जहां 27 देशों की सरहदें एक तरह से हैं ही नहीं। मतलब लोग बिना वीजा के बिल्कुल आज़ादी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं। यही तो है आज के यूरोप के खुलेपन की असली पहचान। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे भूगोल, इतिहास और आज की मॉडर्निटी, ये तीनों मिलकर यूरोप को एक बहुत ही खास पहचान देते हैं। ये वाकई में एक ऐसी जगह है जहां अतीत और भविष्य दोनों एक साथ सांस लेते हुए महसूस होते हैं। तो कुल मिलाकर यूरोप की कहानी का सार क्या निकलता है? सार यही है कि यहाँ पुराना और नया, आर्ट और साइंस, कल्चर और टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि परंपरा और तरक्की एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि हम सफर भी हो सकते हैं। और ये सारी बातें हम एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि अपने इतने शानदार अतीत और इतने डायनामिक वर्तमान के साथ आने वाले भविष्य में यूरोप दुनिया को और क्या कुछ नया देगा? कौन सी नई दिशाएं दिखाएगा? कौन से नए विचार देगा?